हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका एंड मैं गायनेकोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइब्रॉइड पे। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं रसौली, बच्चेदानी की रसौली। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये जो वीडियोज़ है मेरी, ये टीचिंग पर्पज़ से नहीं है। ये सिर्फ एक अवेयरनेस पर्पज़ से मैं बना रही हूँ, ताकि बहुत सारी बीमारियों को लेकर, लेडीज़ की बीमारियों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो आपस में ही लोग एक दूसरे को इस तरह से डरा देते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी या इसकी वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ताकि आपको एक्चुअल में पता चल सके कि ये ट्रीटेबल है, नहीं है चीज़ें, या इसमें हमें क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। तो ये वीडियोज़ मेरी नॉर्मली अवेयरनेस पर्पज़ से ही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड रसौली। ये रसौली जो होती है, ये साइज़ में इतनी मटर के दाने से लेके ये एक एप्पल का साइज़, या फिर एप्पल से भी बड़ी हो सकती है साइज़ में। काफ़ी साइज़ इसका बढ़ सकता है। ठीक, इसका साइज़ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ इतनी ही और इतनी ही रहनी है। दूसरा, ये बच्चेदानी की ही रसौली होती हैं। बस कई बार ये बोलते हैं ना बच्चेदानी के बाहर है, वो बाहर नहीं होती है रसौली। वो सिर्फ बच्चेदानी, जैसे हमारी ये बच्चेदानी है तो उससे बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाती है, उसको बच्चेदानी के बाहर बोल देते हैं, पर वो अटैच बच्चेदानी से ही होती है। दूसरा, अंदर की तरफ होती है। और या फिर जो लेयर हमारी, ये लेयर आप समझिए एक तरह से लेयर गई हुई है, तो इसके बीच में हो गई है। ये बच्चेदानी की इस तरह से एक लेयर घूमी हुई है, तो ये अंदर की तरफ, बीच में या बाहर की तरफ, ये 3 लेयर होती है हमारी बच्चेदानी की। तीनों लेयर में, ये किसी भी लेयर में हो सकती है। जो तीनों लेयर कौन कौन सी होती हैं, ये आई नो कि आपके उसकी नहीं है ये, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम होती है, बीच की मायोमेट्रियम मसल लेयर होती है, और थर्ड वाली होती है पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर होती हैं। तीनों लेयर्स में हमारा फाइब्रॉइड बन सकता है। ठीक है। फाइब्रॉइड जो होता है, बनने वाली जो एज होती है, एज नॉर्मली चाइल्ड बियरिंग एज भी हो सकती है, मतलब कि जब आप बेबी कंसीविंग वाली जो एज होती है आपकी शादी के बाद, ये तब भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही हो सकती है। बहुत सारी लेडी जो अनमैरिड होती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, बहुत लेट एज में गई हुई होती है, अपनी 30s में चली गई होती हैं, तो ये उनमें उनको भी हो सकती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी माइंड में मत रखिएगा कि सिर्फ ये मैरिड में ही होती है, ये अनमैरिड में भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा, इसका बनने का प्रॉपर कोई ऐसा मैं आपको रीज़न नहीं बता सकती हूँ कि इसका कोई रीज़न है। बस एक रीज़न होता है जो हम बेसिकली जो बोलते हैं कि हार्मोनल, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें बनती हैं। प्लस इसमें अब आपको ये तो हो गया कि कौन सी एज में आप हो सकते हैं। ये आपके आफ्टर, जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल जो एज होती है, उसमें भी ये आपको हो जाती है। जैसे प्रीवियसली कोई होगी, वही आपकी धीरे धीरे उसमें पोस्ट मीनोपॉजल में बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग वगैरह दोबारा स्टार्ट हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हो सकता है कि हमें पीरियड दोबारा स्टार्ट हो रहे हों। इसलिए अगर कोई भी आपके पीरियड्स बंद हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको फिर से ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड तो वैसे भी लेडीज़ को मेरी एडवाइस यही है कि हर 5-6 महीने में अपना करवाते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट को। कई बार फाइब्रॉइड में काफ़ी बहुत छोटी होती है, तो उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको पीरियड्स भी टाइम पे आएँगे, वो बच्चा भी कंसीव कर सकती है। दूसरा, मैं जो एक ये मिथ है जो कि मैंने कई बार सुना है पेशेंटों से कि अगर फाइब्रॉइड है तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फाइब्रॉइड भी है तो भी बच्चा कंसीव कर लेते हैं। डिलीवरीज़ भी होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं, सिज़ेरियन भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर फाइब्रॉइड है तो आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हो। हाँ, कई केसेस में दिक्कत आती है, कंसीव नहीं हो पाता है, पर सब केसेस में ये नहीं होता है कि अगर हो गई है तो बस अब आप कंसीव कर ही नहीं पाएँगे। तो ये सब कुछ नहीं होता है। अब हम लोग इसमें और प्रॉब्लम्स क्या आती है, पहला तो हो गया इनफर्टिलिटी वाली जो चांसेस हैं कि हो सकता है, ठीक है? ये मैं ये नहीं कह रही हूँ होगा ही, ये हो सकता है, इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, ब्लीडिंग, इर्रेगुलर ब्लीडिंग चलेगी पेशेंट को। इर्रेगुलर ब्लीडिंग छोटी अगर है बहुत, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें इर्रेगुलर ब्लीडिंग चले। उसमें हो सकता है पेशेंट को टाइमली पीरियड आते रहें, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको हो सकता है कि एक्सीडेंटली उसको पता चले कि मेरे को कोई, उसने किसी और प्रॉब्लम की वजह से अल्ट्रासाउंड करा रही है, तो उसमें उसको पता चलेगा कि हम, मेरे को तो रसौली है।
वरना छोटी बॉडी में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइज़ में जैसे धीरे-धीरे बढ़ेगी, कई बार ऐसा भी होता है कि साइज़ में बहुत बड़ी होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है पेशेंट को। वो भी एक्सीडेंटली ही पता चलता है कि हाँ, इसको ये दिक्कत है। ठीक है? अब और दिक्कत हो क्या सकती है इसके साथ में, इर्रेगुलर ब्लीडिंग। किसी पेशेंट को नॉर्मल डेट पे जो पीरियड आता है वो नॉर्मली से 5 से 6 दिन के लिए पीरियड आते हैं, तो उसको 8-8 10-10 दिन रहने शुरू हो जाएंगे। महीने में 2-2 3-3 बार आने पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। क्लॉट्स जाने लगेंगे। इवन कि मतलब जब तक वो मेडिसिन पे रहेगी तब तक उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल रहेगी। उसके बाद फिर से उसको जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ेगी उसको फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इरेगुलर ब्लीडिंग वाला उसका पैटर्न स्टार्ट होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, इनफर्टिलिटी वाली चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारी मेनली तो ब्लीडिंग से रिलेटेड ही इशू होंगे उसको जो आने हैं। या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसको लोअर एब्डोमेन में ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ पुश कर रहा है नीचे की तरफ, अगर आपका फाइब्रॉइड बढ़ता है साइज़ में। तो इसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलेगा, वो उसमें चलेगा हमारा हार्मोनल। क्योंकि इसका रीज़न ही ये है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनता है। तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होंगे हार्मोनल्स, और प्लस आपका इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी साइज़ में डॉक्टर को लगता है कि इतनी है कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार साइज़ में बहुत बड़ी है और आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है कि आपको 10-10, 20-20 दिन ब्लीडिंग कंटिन्यू चली जा रही है, क्लॉट्स आ रही हैं, आपकी जो आपकी जनरल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा आपकी वीक हो चुकी है, पता चल रहा है हीमोग्लोबिन लेवल आपका डाउन जा चुका है। तो आपका थोड़ी आपकी कंडीशन को स्टेबल करने के बाद में आपका हिस्टेक्टमी ही होगी, मतलब बच्चेदानी निकलवाने वाला ऑपरेशन ही आपको करवाना पड़ेगा। तो वो आपको आपके डॉक्टर से मिलके ही कंसल्ट करेंगे, वही आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सा टाइम सही है आपको, कि अब आपको ऑपरेशन करके ये निकलवाना चाहिए या ये बच्चेदानी नहीं निकलवानी चाहिए। और हाँ, प्लस देखिए, ये चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दी है कि बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चेदानी निकालनी ही पड़े। बच्चेदानी निकलवाते उन लोगों में है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए आगे, या फिर ओल्ड एज है, 40 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन्हें फैमिली नहीं चाहिए, तो वो हिस्टेक्टमी हम उन्हें एडवाइस कर देते हैं कि आप हिस्टेक्टमी करा लीजिए, बच्चेदानी निकलवा लीजिए। पर अगर किसी को अभी उसने कंसीव नहीं किया है, उसने मतलब एक बेबी है, उसको और भी करना है, तो उस केस में जो होता है सिर्फ रसौली ही निकाली जाती है, बच्चेदानी नहीं निकाली जाती है। बच्चेदानी को पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चेदानी को बचा लिया जाए। तो जो भी रसौलियाँ होंगी जो बड़ी से बड़ी साइज़ की होंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, वो वाली रसौली निकाल ली जाती है, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ रसौली निकाली जाती है, बच्चेदानी को ऐसे ही छोड़ा जाता है। और उस कंडीशन में आप आफ्टर रिकवरी आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड की वजह से कोई इशू होगा, अगर कोई इशू किसी और वजह से हो रहा होगा आपकी बॉडी में, तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। पर अगर इसकी वजह से आपको ये इश्यूज़ हो रहे होंगे, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो फिर आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं। तो पहला तो होता है कि आप सिर्फ फाइब्रॉइड निकलवाएँ, दूसरा होता है कि आप पूरी बच्चेदानी ही निकलवा दें। तो बच्चेदानी निकालने का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी आप उस एज में नहीं हैं कि आपको बेबी करना है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपको एज हो 40 प्लस 45 प्लस, खैर आजकल 40 प्लस में भी लोग बेबी करते हैं, क्योंकि रूटीन कुछ ऐसे हो चुके हैं, आजकल की लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है। तो मतलब जब भी आपको ठीक लगे कि अब आपको बेबी नहीं करना, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको आगे कंसीव की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना हिस्टेक्टमी, मेरी एडवाइस यही है कि आप हिस्टेक्टमी की तरफ जाएँ, बजाय कि मायोमेक्टमी, मतलब कि सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने के। क्योंकि उससे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो दोबारा फाइब्रॉइड बन जाए, आपको फिर से दोबारा अगेन सर्जरी की ज़रूरत हो, तो उसमें आप परमानेंट सोल्यूशन लेंगे, आप हिस्टेक्टमी करवा लीजिए। दूसरा, अगर आपको बेबी चाहिए तो फिर आप सिर्फ मायोमेक्टमी कराइए, ये मेरी एडवाइस है। प्लस ये तो हो गया हमारा एक ऑपरेटिव वाला। अब हम आते हैं अपना कंजर्वेटिव वाला, जो मेडिसिन में मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल चलता है। अब हार्मोनल का भी चलने का क्या तरीका होता है, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डाला जाएगा 3 से 6 महीने के लिए। उस बीच में ये देखा जाएगा कि जो आपकी फाइब्रॉइड है वो साइज़ में कम हुई है या बढ़ी है। अगर वो साइज़ में कम होती है या उतनी भी रुक जाती है तो कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको मेडिसिन पे ही रखा जाएगा। पर अगर वो 3 महीने या 4 महीने आपका ट्रीटमेंट करने के बाद आप दोबारा रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हो और उसमें वो साइज़ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो भी आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। फिर दोनों ऑपरेट के आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि या तो वो आप मायोमेक्टमी कराइए या हिस्टेक्टमी कराइए, या तो आप फाइब्रॉइड निकलवाइए या बच्चेदानी निकलवाइए। ये दोनों ऑप्शन फिर आपके पास सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो इसमें बस आपको और कंजर्वेटिव में आप क्या कर सकते हो, पेन आपको चल रहा है, आप एंटीबायोटिक ले सकते हो कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, और आप पेन किलर ले सकते हो, और प्लस हार्मोनल तो आपका चलेगा ही चलेगा।
तो ये ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव प्लस ऑपरेटिव मैंने आपको दोनों समझाए हैं। और अगेन मैं यही कहूँगी, ये सिर्फ मैंने आपको एक अवेयरनेस पर्पज़ से मैंने बताया है, क्योंकि बहुत लोगों में ये डर होता है फाइब्रॉइड को लेके कि अब वो माँ नहीं बन पाएंगी, या फाइब्रॉइड हो गया है, रसौली हो गई है। तो कुछ लोग रसौली को ना कैंसर से कन्फ्यूज़ करते हैं। मैंने गाँव में अक्सर देखा है, लेडीज़ आती हैं तो वो उसको कैंसर से कन्फ्यूज़, जो कि ऐसा नहीं है। फाइब्रॉइड अलग चीज़ है, कैंसर अलग चीज़ है। तो ये दोनों बिल्कुल ही। और फाइब्रॉइड अगर आपको है तो आजकल कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रीट ना हो सकती हो। आपको बस सही नॉलेज होनी चाहिए। आपको डॉक्टर से मिलिए, आप अच्छे किसी डॉक्टर से मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको किस टाइम पे कब आपको ओरल ट्रीटमेंट लेना है, कब आपको ऑपरेटिव लेना है। आप अपना ये आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके ही वही आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पैनिक करें, आप फैमिली में पैनिक करें। इसलिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह बाकी और लेडीज़ों को भी इस तरह की वीडियोस मिलती हैं उनकी, ताकि वो अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लेडीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको लेके अवेयर हो सकें, घबराए ना, परेशान ना हो। थैंक यू।